सेशन को। Yes, sir. ठीक है, Let's start. Good morning, जी। everyone. मैं सोनिया 24/7 केयर फाउंडेशन और डालसा दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के वेबिनार का टॉपिक है सीनियर सिटीजन पेंशन एक्ट एंड रिलेटेड बेनिफिशियल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। यह टॉपिक इसीलिए आप लोगों के लिए रखा गया है ताकि सीनियर सिटीजन अवेयर हो सके, ताकि आप लोगों को किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी ललित कुमार जी को। ही इज प्रेजेंटली पोस्टेड एज सेक्रेटरी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड एलुमनी ऑफ नेशनल लॉ। सोनिया, तुम्हारी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। यूनिवर्सिटी बैंगलोर, कंप्लीट इन BA हेलो LLB सोनिया। ऑनर्स in year 2017. हेलो। Mic over to ललित कुमार सर। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes sir, your voice is audible. ठीक है। सो नमस्कार आज सभी जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए। हमारा आज का सेशन रहेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए जो लॉ बनाए गए हैं उनके एक ओवरव्यू उसको देना, और पेंशन जो बेनिफिट्स हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है और जो बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जागरूक करना, ताकि आप अपने जो अधिकार हैं, जो आपके राइट्स हैं, उनके बारे में आप जागरूक रहें और उनको सरकार से क्लेम कर सकें। ठीक है। सो सोनी जी 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। Yes sir. सो बिफोर एक बार मैं जो लॉ है सीनियर सिटीजन के लिए उन पे चलने से पहले एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग DSLSA से क्या समझते हैं। आपने ये जो सेशन आज ज्वाइन किया है ये आपने क्या समझ के ज्वाइन किया है? DSLSA से क्या समझते हैं आप? कोई भी अगर बता सके तो। DSLSA क्या है? केयर 24/7 केयर फाउंडेशन ने हमारे साथ क्यों कोलैबोरेट किया है, क्यों हम ये सेशन कर रहे हैं, अगर कोई बताना चाहे तो। जो भी सीनियर सिटीजन बताना चाहते हैं वो अपनी हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। एज ए इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय देने के लिए कि DSLSA क्या है, क्या करता है, एक वीडियो छोटी बनाई गई है। एक मुहिम ली गई थी DSLSA ने, जिसमें 3-4 वीडियोस बनाई गई थी समाज के उन तत्वों तक पहुंचने के लिए जिनको जनरली हमारे बारे में नहीं पता है। तो उनमें से एक वीडियो जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार सोनिया जी ऑडियो और वीडियो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे ऑडियो और वीडियो आ रहा है तो। श्योर सर। चाचा ये मैं आपको बस स्टॉप छोड़ देता हूँ। सिर्फ कर्मों का खेल है। शाम दिन में गया शर्मों का खेल है। जब किसी बुजुर्ग के साथ अन्याय होते देखो तो दिलासा दो मत, दिलासा से संपर्क करो। 116 दिलासा यानी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो जरूरतमंद को दे मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता, जो हर बुजुर्ग का हक है। दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, न्याय की लड़ाई में आपके सिपाही। ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। DLSA SL। सर ठीक है, आप लोगों ने देखी ये वीडियो। ललित सर आप सबको ना अनम्यूट कर दो ताकि हमें बाहर के से वॉइस सुनाई दे सर। मैं सबको अनम्यूट कर दूं? हाँ जी सर। तो आप लोगों ने अगर वीडियो देखी तो आप लोगों ने देखा कि DSLSA मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रोवाइड करता है जिनको भी जरूरत है, उन जरूरतमंदों को। ठीक, 1516 हमारा हेल्पलाइन नंबर है।
हमारी यही कोशिश रहती है कि जितने भी हो सके हम जितने भी लोग हैं समाज में उन तक पहुंच सके, उनको उनके हक के बारे में जागरूक कर सके। उनको अगर कोर्ट आने के लिए किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है या किसी सलाह की जरूरत है तो वो हम तक पहुंच सकते हैं। 1516 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑफिस है। आप उस ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं कोर्ट टाइमिंग के बीच में और आपको सलाह और सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात यही आती है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से लॉ की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स एक काफी अलग सिचुएशन में सिचुएटेड होते हैं। सीनियर सिटीजन्स के सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस हो सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की एज चली गई होती है। बाकी एम्प्लॉयमेंट हर किसी के पास या बिजनेस हर किसी के पास नहीं होता है। फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ उम्र के हिसाब से हेल्थ धीरे धीरे बुरी होने लगती है, तो उसके लिए हेल्थ के लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। सोशल प्रॉब्लम्स, फैमिली में कुछ इशू हो सकते हैं। फैमिली हो सकता है कि जॉइंट फैमिली ना हो तो सीनियर सिटीजन अकेले रहते हो, या अब आजकल के समाज में ये भी होता है कि जो प्रोडक्टिव मेंबर्स हैं, जो बच्चे कमाने वाले होते हैं, वो दूसरे शहरों में जाके रहते हैं, या घर सेम शहर भी है तो घर से दूर जाके रहते हैं ताकि वो अपनी जॉब में अपना काम कर सकें, अपनी आमदनी कमा सकें। सिक्योरिटी भी एक इशू होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ये देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स को हार्म पहुंचाई जाती है, चाहे वो मेंटल हार्म हो, फिजिकल हार्म हो, साइकोलॉजिकल हार्म हो। ये हार्म पहुंचाई जाती है हो सकता है फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के थ्रू, उनका अनादर करके, उनको सपोर्ट ना देकर, उनको नेग्लेक्ट कर। सो इन चीजों को देखते हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से लॉ बनाए गए हैं। अब आता है हु आर सीनियर सिटीजन्स। हमें सभी को पता है सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर की एज वाले जो भी हैं सीनियर सिटीजन उनको कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं, उसमें भी कुछ प्रोवाइड किया गया है ताकि सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट किया जा सके। आर्टिकल 21, अगर आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिकल 21 सभी को हक देता है अपनी लाइफ और लिबर्टी जीने का, गरिमा के साथ अपनी लाइफ जीने का, गरिमा के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। सभी को हक है अपने जीवन को जीने का। इसी के लिए ये स्टेट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो आर्टिकल 39 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि स्टेट को सभी सिटीजन्स के लिए एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिविंग प्रोवाइड करनी है, मतलब वो अपना जीवन जी सकें, इसके लिए उनको साधन और संसाधन प्रोवाइड करना है। एंट्री 24 लिस्ट 3 शेड्यूल 7 की स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है कि स्टेट ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करे, ओल्ड एज पेंशन की स्कीम बनाए और सीनियर सिटीजन्स को सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। उसके बाद आर्टिकल 41 आता है, इसके लिए भी, इसके अंदर भी स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट ओल्ड एज वाले लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को भी प्रोवाइड करे। उसके बाद वीकर सेक्शन ऑफ जो हमारी सोसाइटी है, सेक्शन आर्टिकल 46 प्रोवाइड करता है कि सरकार को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और सोशल जस्टिस के लिए और किसी भी तरह का उनके साथ कुछ बुरा ना हो, इसके लिए सोशली एक्टिव स्टेप्स लेने हैं जो स्टेट है। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की अभी बात करी, हमारे बाकी क्या लॉ कहते हैं। हम, आपको पता होगा जो भी हिंदू है, हिंदू लॉ में पहले से ही एक लॉ है कि जो बेटा है वो अपने माँ बाप का ध्यान रखेगा, उनको प्रोवाइड करेगा। हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, उसमें पेरेंट्स जो हैं चाहे किसी भी एज के हों, चाहे अभी वो सीनियर सिटीजन ना भी हो, 60 की उम्र ना भी हुई हो, तो भी वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल हैं। वो अपना गुजारा भत्ता अपने बेटा या बेटी दोनों से ले सकते हैं अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, सेक्शन 125 से लेकर 128 तक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973, इसके अंडर फादर या मदर अपने बेटा या बेटी किसी से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं
जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो किसी धर्म के लिए नहीं है, ये लॉ, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष कानून है, तो ये सभी के ऊपर अप्लाई करता है, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या कोई रिलीजन ना भी हो। तो ये आर्टिकल सेक्शन 125 और 128 के अंडर कोई भी सीनियर सिटीजन अपने बेटा बेटी अगर सीनियर सिटीजन ना भी हो, पेरेंट्स हो, तब भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। सिमिलरली जो मदर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन फीमेल्स हैं, वो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके अंडर प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं ताकि उनके खिलाफ घरेलू हिंसा ना हो उनके ही घर में। इसके बाद हमारा जो मेन एक्ट है जो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट ऑफ 2007। 2007 का ये एक्ट लाया गया था क्योंकि ऐसा देखा गया था कि बाकी जो लॉ हैं ऊपर जो कवर किया गया है इसमें सीनियर सिटीजन्स को इतना फेवर नहीं किया गया है, इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का उद्देश्य है उनको प्रोवाइड करने के लिए सीनियर सिटीजन्स को दिमाग में रखते हुए ये 2007 में एक्ट लाया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस का भी एक सीनियर सिटीजन सेल है जो सीनियर सिटीजन्स की देखरेख, सीनियर सिटीजन्स को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाया है। इसमें दिल्ली पुलिस के लोकल जो पुलिस है, लोकल बीट पुलिस है, वो इंफॉर्मेशन रखते हैं आपके बारे में ताकि वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेप्स ले सकें। उनके पास आपकी डिटेल होती है कि आप अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं। अगर फैमिली के साथ भी रहते हैं तो दिन में कुछ ऐसा टाइम हो सकता है जब आप अकेले होते हो, तो ऐसे टाइम में पुलिस और जो बीट पुलिस है वो थोड़ा सा सतर्क रहती है कि इन घर में सीनियर सिटीजन्स हैं। हमने देखा था कोविड के टाइम पर इसी सीनियर सिटीजन सेल ने जो भी सीनियर सिटीजन अकेले रहते थे उनको खाने से लेकर दवाइयों तक की मदद घर तक ही पहुंचाई थी। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस की ये मुहिम है सीनियर सिटीजन सेल के नाम से। इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो ये है seniorcitizen.delhipolice.gov.in। इस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, वेलकम टू दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन पोर्टल। अगर आप नए सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर एज सीनियर सिटीजन करेंगे। इसके बाद आपसे 2-3 चीजें पूछी जाएंगी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी एज, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, घर में कितने लोग हैं, कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा जो आपके पास हो, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपलोड कर देते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाती है तो दिल्ली पुलिस आपको एक सीनियर सिटीजन कार्ड इशू करती है और सीनियर सिटीजन्स को के लिस्ट में आपका नाम जोड़ देती है ताकि वो अपने एंड से आपके लिए बेटर फैसिलिटी, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आपने अभी तक दिल्ली पुलिस के सीनियर सिटीजन पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है तो इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके बाद बेनिफिट्स हैं, जब आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाएगा तो उसके लिए आप काफ़ी बेनिफिट्स ले सकते हैं। एज रिलेटेड काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर के हैं उनको टैक्स बेनिफिट, एयर ट्रैवल की टिकट्स सस्ती होती हैं थोड़ी सी, रेलवे में डिस्काउंट दिया जाता है 40 to 50%, टेलीफोन चार्जेस, बैंकिंग सेक्टर में, कोर्ट में भी जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके केसेस को एक प्रायोरिटी पे सुना जाता है, सीनियर सिटीजन का ध्यान रखा जाता है जब वो कोर्ट में आते हैं। पासपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो भी सिंपल किया जाता है। आपने देखा होगा कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीनियर सिटीजन्स की छोटी लाइन होती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लाइन लगाई जाती है, वो इसीलिए ताकि आपको इनकन्वीनियंस इतना ना हो आपकी एज की वजह से। ठीक, उसके बाद हम आते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जो 2007 का मेन एक्ट है हमारा। इसका उद्देश्य यही है कि सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स दोनों को, मीनिंग कि अगर पेरेंट्स अभी सीनियर सिटीजन नहीं भी हैं, अगर पेरेंट्स की एज 60 की नहीं भी हुई है तो भी उनको प्रोटेक्शन मिले, तो भी उनको हक दिए जाए ताकि वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सके। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस फूड, क्लोथिंग, खाना, कपड़े प्रोवाइड करना, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाना और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 10,000 पर मंथ इस एक्ट में ट्राइब्यूनल दिलवा सकता है। 10,000 रुपए महीने की ट्राइब्यूनल दिलवा सकता है। उसके साथ ही मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की कि वो अपने माँ बाप को, माता पिता को, सीनियर सिटीजन्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड करें और उनके लिए एक सेफ हाउस होल्ड प्रोवाइड करें जहां पर वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ रह सकें। इसके लिए सीनियर सिटीजन, कोई भी सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, फादर या मदर, बायोलॉजिकल, अगर नेचुरल हैं, आपने जन्म दिया है बच्चे को तो भी, अगर गोद लिया है तो भी, जो कि मेंटेनेंस अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, अगर उनकी अपनी किसी भी तरह की इनकम नहीं है या प्रॉपर्टी से इतनी इनकम नहीं आती है कि वो अपने आप को, अपनी रोजमर्रा के जीवन को जी सकें, तो वो अपने बेटा या बेटी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और इस एक्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एप्लीकेशन कौन लगा सकता है और कहाँ लगाई जाएगी? इस एक्ट के अंदर एप्लीकेशन लगती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। एडीएम जो आपके एरिया का होगा, उसको मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल बनाया गया है इस एक्ट के लिए, ताकि वो एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन्स की और पेरेंट्स की लगा सके। एप्लीकेशन आप लगाएंगे जहां पर आप रहते हैं या जहां पर आप पहले रहे थे या जहां पर आपके बेटे रहते हैं, जिसके भी खिलाफ आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं एज ए सीनियर सिटीजन और पेरेंट। पेरेंट इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी भी लगा सकते हैं, फादर और मदर, बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव, और अगर सौतेले भी हैं माँ बाप तो भी वो भी मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स के बिहाफ पर लगा सकती है, जैसे कि आज एनजीओ 24/7 हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो 24/7 जो एनजीओ है ये भी आपके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बात है एडीएम के सामने। क्या बात है? इसके बाद जो ट्राइब्यूनल है, जो एडीएम का ऑफिस है, वो भी अपने आप से कुछ केसेस अगर कुछ उसके ध्यान में कुछ केसेस आते हैं तो वो भी अपने आप से एप्लीकेशन को टेकअप कर सकता है और दूसरी पार्टी को बुला सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पनिशमेंट क्या है इसमें अगर ये देखा जाता है कि किसी बेटा या बेटी ने अपने पेरेंट्स को, सीनियर सिटीजन्स को इंटेंशनली छोड़ा है, अबेंडन कर दिया है और उनकी केयर नहीं करना चाहते हैं, तो इस चीज को एक ऑफेंस बनाया गया है, एक जुर्म बनाया गया है, जो कि कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का क्या मतलब है यहाँ पर? कॉग्निजेबल का मतलब है कि आप इस जुर्म के लिए सीधे एफआईआर करवा सकते हैं पुलिस से। आपको सीधा पुलिस के पास जा सकते हैं और आपको ये कहना है कि सेक्शन 24 के अंदर ये जुर्म है, मेरा बेटा या बेटी ने मुझे छोड़ दिया है, अब वो मेरी देखरेख नहीं कर रहे हैं, और पुलिस इस जुर्म को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती। इसके बाद अगर देखा जाता है, अगर ट्राइब्यूनल जो एडीएम है आपके एरिया का, जहाँ एप्लीकेशन लगेगी या जहाँ केस जाएगा, तो अगर देखा जाता है कि अबेंडन एक्चुअली किया था, कि सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स को सही में वास्तव में अबेंडन कर दिया गया था और उनके बेटा या बेटी उनको नहीं रखना चाहते थे, तो इसके लिए 3 महीने तक की सजा है और 5,000 तक का फाइन है। इसके बाद ब्रीच ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर, अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है ट्राइब्यूनल और आपका बेटा या बेटी फिर भी आपको मेंटेनेंस नहीं देता है, तो उसके बाद आपके बेटा या बेटी के खिलाफ अरेस्ट के वारंट निकल सकते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है वो अटैच हो सकती है, उससे मेंटेनेंस के पैसे लिए जाएंगे, और अगर वो फिर भी नहीं करते हैं तो फिर भी जेल का प्रावधान है कि उनको 1 महीने तक जेल, या जब तक मेंटेनेंस की पेमेंट नहीं होती तब तक जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा एविक्शन प्रोसीडिंग का भी इसमें प्रोविजन है। एविक्शन का मतलब है कि घर से अगर निकलवाना चाहते हैं तो दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट रूल्स 2016 के हैं, उसमें प्रोवाइड किया गया है कि सीनियर सिटीजन्स अगर ये देखते हैं कि उनके बेटा या बेटी उनको मेंटेन नहीं कर रहे हैं या उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी में से अपने बेटा या बेटी को निकलवा सकते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी का एंजॉय कर सकें और अपना शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। इसके लिए आपकी एप्लीकेशन लगेगी एविक्शन के नाम से, एविक्शन प्रोसीडिंग, और डेप्यूटी कमिश्नर के सामने पहले आपकी लगेगी एप्लीकेशन। तो मेंटेनेंस के लिए आपकी एप्लीकेशन लगनी थी एडिशनल डिवीजन मजिस्ट्रेट के सामने, और एविक्शन के लिए अगर आप उनको घर से निकलवाना चाहते हैं तो डेप्यूटी कमिश्नर के सामने एप्लीकेशन लगेगी।
और उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर का ऑर्डर आ जाता है, तो डेप्यूटी कमिश्नर के ऑर्डर के बाद आप डिविजनल कमिश्नर के सामने जा सकते हैं। तो ये थी एविक्शन प्रोसीडिंग्स। इसके बाद अपील, अगर सीनियर सिटीजन्स आप हैं और पेरेंट हैं और आपको मेंटेनेंस के ऑर्डर से कुछ कमी लगती है या मेंटेनेंस देने से मना कर दिया है ट्राइब्यूनल ने, तो आप डेप्यूटी कमिश्नर के सामने 60 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं और डेप्यूटी कमिश्नर आपको दोबारा से आपका केस सुनेगा, दोबारा से देखेगा कि मेंटेनेंस देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, जो नीचे वाला ट्राइब्यूनल था उसने क्या किया क्या नहीं किया। इन सब के चीजों के मद्देनजर डेप्यूटी कमिश्नर दोबारा से आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए अलाउ कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। इसके बाद एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी बेटा या बेटी को अपने दे दी थी और आपको ये कंडीशन थी उस प्रॉपर्टी को देने के लिए कि वो आपके बेटा या बेटी आपका ध्यान रखेंगे, आपकी ओल्ड एज में आपका ध्यान रखेंगे, आपको बेसिक चीजों के लिए मना नहीं करेंगे, और आप अगर ट्राइब्यूनल के सामने जाके ये कहते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉमिस किया गया था बट हमारा बेटा या बेटी इन चीजों से अब मना कर रहा है, इन प्रॉमिसेस को जो पहले किए थे उनको नकार रहा है, हमें मेंटेन करने से मना कर रहा है, तो ट्राइब्यूनल के पास ये भी पावर है कि ट्राइब्यूनल जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की थी उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। वॉइड का मीनिंग कि उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को मना कर सकता है, प्रॉपर्टी वापस आपके पास आ जाएगी अगर इन हालातों में आप ट्राइब्यूनल के सामने जाते हैं तो। सिमिलरली सेक्शन 125 बताया मैंने आपको मेंटेनेंस के लिए। सेक्शन 125 के लिए सीनियर सिटीजन होने की जरूरत नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है और अमाउंट की लिमिट नहीं है, किसी धर्म की जरूरत नहीं है। सेक्शन 125 के अंडर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, तो 125 के अंडर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर आपका बेटा या बेटी आपको मेंटेन नहीं कर रहा है। इसके लिए कोर्ट के सामने कोई लिमिट नहीं है, कोर्ट अनलिमिटेड अमाउंट तक आपके लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकता है। कोर्ट देखेगा कि आपका लाइफस्टाइल कैसा था, आप कैसे पहले रहते थे, आपको कितनी चीजों की जरूरत है, इन सब चीजों को देखते हुए कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर आपके फेवर में दे सकता है। और मेंटेनेंस का ऑर्डर के ना कंप्लाई करने के लिए, अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है और फिर भी आपको मेंटेनेंस नहीं दी जा रही है, तो इसमें भी फिर जेल का प्रावधान है। जो बेटा या बेटी है जो मेंटेनेंस देने से मना कर रहा है उसको फिर जेल का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद एक्ट के अंदर ही ये प्रोवाइड किया गया है कि जो सरकार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओल्ड एज होम बनाए, जहां पर 150 सीनियर सिटीजन हो उस एरिया में एक ओल्ड एज होम बनाया जाए। मेडिकल असिस्टेंट और हॉस्पिटल में जो बेड हैं उन कुछ बेड्स को रिजर्व किया जाए सीनियर सिटीजन्स के लिए। सेपरेट क्यूज हों, सेपरेट लाइनें हों सीनियर सिटीजन्स के लिए हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। और पब्लिसिटी अवेयरनेस ऑफ वेलफेयर स्कीम की जो भी सरकार स्टेप्स ले रही है सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए, उनकी पब्लिसिटी भी हो। ठीक, इसके बाद कोर्ट ने कहा है, कोर्ट के जजमेंट भी हैं कुछ। कोर्ट ने कहा, एक जजमेंट में कोर्ट ने कहा है कि अगर पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन एक बेटे के साथ रहते हैं तो वो दूसरे बेटे से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस किसी भी बेटा या बेटी से क्लेम की जा सकती है। और दूसरा जजमेंट में कहा था कि एप्लीकेशन वहीं लगती है जहां पर रहते हैं सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स। ठीक, उसके बाद जजमेंट में कहा गया है कि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मेंटेनेंस पूरी होनी चाहिए। जो किसी एक पर्सन के लिए मेंटेनेंस काफी है, हो सकता है वो दूसरे के लिए काफी ना हो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सभी का अलग अलग है। जिस लाइफस्टाइल के हम आदी हो चुके होते हैं उसी हिसाब से मेंटेनेंस दी जानी चाहिए। इसके बाद DSLSA का रोल है। DSLSA हम सीनियर सिटीजन्स को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड अगर 4 लाख से सालाना इनकम कम है तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं किसी भी कोर्ट केस डालने के लिए या कोर्ट का किसी भी केस बचाव करने के लिए। उसके अलावा जो आम जनता है उसके लिए, जो महिलाएं हैं उनको फ्री लीगल एड की एंटाइटलमेंट है। महिलाएं फ्री लीगल एड ले सकती हैं कोई भी कोर्ट में केस डालने के लिए या केस का बचाव करने के लिए। इसके अलावा जो एडल्ट मेल हैं उनकी इनकम लिमिट 3 लाख है
3 लाख से अगर इनकम कम है सालाना तो फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल हैं। एक सरकारी वकील दिया जाता है उनका केस लड़ने के लिए या केस फाइल करने के लिए। नालसा ने भी अपनी स्कीम बनाई है सीनियर सिटीजन 2016 की, जिसके अंडर नालसा अलग अलग स्टेप्स लेता है। गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से अपने एंड से सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट दिए हुए हैं। जो पॉलिसी लेते हैं आप, चाहे मेडिकल पॉलिसी हो चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, उसमें भी सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट दिए गए हैं। तो इन सभी स्कीम्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये स्कीम इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्कीम्स जो हैं वो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, मॉडिफाई होती रहती हैं। तो इसके बारे में थोड़ी जरूरत है कि जागरूकता की, आप थोड़ा सा सतर्क रहें, टाइम टू टाइम इनको चेक करते रहें कि किस गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम दी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इन सभी स्कीम्स का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इन बेनिफिट्स को लेने के लिए अगर किसी भी तरह की सहायता या सलाह की जरूरत है तो आप डीएलएसए को अप्रोच कर सकते हैं। हमारे जो लीगल सर्विसेज क्लिनिक हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां पर भी बैठते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, उनके सभी के ऑफिस में हमारे लीगल सर्विसेज क्लिनिक हैं। क्योंकि अभी जैसे मैंने ऊपर भी बताया, जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगेगी वो एडीएम के ऑफिस में लगेगी। तो एडीएम के ऑफिस में अगर आप जाते हैं और आपको वहां पर देन एंड देयर किसी भी तरह की लीगल एड, किसी भी तरह की कानूनी सहायता या सलाह की जरूरत है, तो आप हमारे लीगल सर्विस क्लिनिक में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको या तो किसी मेंटेनेंस एप्लीकेशन के लिए, एविक्शन प्रोसीडिंग के लिए, या किसी वेलफेयर स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए एप्लीकेशन लगानी हो, तो वहां पर हमारे लीगल सर्विसेज क्लिनिक हैं। एक हमारे वकील साहब वहां पर रहते हैं, एक पीएलवी रहते हैं, जो आपको किसी भी तरह की सहायता और सलाह देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। इसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1516। हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी सलाह या सहायता ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना था। अगर आपका किसी तरह का सलाह, किसी तरह का क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं बताइए। ये सर एक बात बताइए, ये डीवी में जो है इसका उपयोग तो सिर्फ बहुएं कर रही हैं और कोई लेडीज इसका उपयोग कर नहीं पा रही हैं। किसमें? डीवी में, डोमेस्टिक वायलेंस में इसका बहुएं मिसयूज कर रही हैं दबा के, और कोई लेडीज इसका यूज कर नहीं पा रही हैं। आप देख रहे होंगे कोर्ट में भी। हाँ जी आप कोर्ट में देख रहे होंगे कि बहुएं आ रही हैं, डीवी लगा देती हैं, सास को भी इन्वॉल्व कर रही हैं, सीनियर सिटीजन है, सबको फंसा देती है, वो नाम लिख देती है, और पुलिस भी उनका फेवर करती है, कोर्ट भी उनका फेवर करती है। वो ये नहीं देखती कि डीवी में जो लेडीज को फंसाया जा रहा है तो उसके लिए कुछ देखा जाए कि गलत हो रहा है, जो ये हो रहा है, जी जी। वो तो देखिए कोर्ट देखता है। कोर्ट के सामने जब दोनों पक्ष आते हैं तो कोर्ट इसीलिए बैठा होता है कि ताकि वो दोनों पक्षों को सुन सके, और दोनों पक्षों के दलीलों के बाद जो डिसीजन होता है। जो डीवी है, डीवी में 2 तरह के होते हैं। एक तो जो आपने जैसे कहा कि बहुएं हैं, सीनियर सिटीजनों का पेंशन, सीनियर सिटीजन का पेंशन अभी बंद पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा था ना, इसलिए। असल में कई सीनियर सिटीजन हैं हमारे नॉलेज में, लेकिन ऑनलाइन में सीनियर सिटीजनों का पेंशन बंद कर रखे हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने। इसके लिए क्या करना चाहिए? कहाँ से बंद हुई है? दिल्ली गवर्नमेंट के यहाँ से सीनियर सिटीजन पेंशन बंद हुई है सर। दिल्ली गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से बनता है ना सर। तो बंद किस रीजन से हुई है? क्या वो वही रीजन है कि 2-3 साल में जो भी बताया माया जी ने कि उसी रीजन से? नहीं, वो 2-3 साल की बात नहीं है। असल में काफी टाइम से बंद पड़ा है, काफी टाइम, हो सकता है 1-2 साल, 1 साल से ऊपर हो गया, 1-2 साल से ऊपर हो गया, बंद पड़ा है सर। अभी पेंशन किसी भी सीनियर सिटीजन को नहीं मिल पा रहा है। अप्लाई करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो ही नहीं रहा, ऑनलाइन में काम हो ही नहीं रहा। जब से ये बीमारी आए तो कोरोना, तब से लेकर के उन लोगों ने सीनियर सिटीजन कईयों को तो पेंशन इरेगुलर भेजते हैं। और मैंने भी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने भी नेशनल लेवल का सोशल वर्कर हूँ,
दिल्ली में जहाँ तक बात है कि जनता का कई सीनियर सिटीजन लोग जो है मतलब वो सफर कर रहे हैं कि उन लोगों को पेंशन मिल नहीं रहा है, ना अप्लाई कर पा रहे हैं, ना जो पहले से जो अप्लाई करके आ रहे थे वो भी इरेगुलरिटी हो गया है। इरेगुलरिटी इन द सेंस से रेगुलर आ नहीं रहा है। इसी वजह से इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका एडीएम का ऑफिस होगा ना आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर हमारा लीगल सर्विस क्लिनिक भी होगा एडीएम के ऑफिस में। तो अगर किसी तरह की एप्लीकेशन है या किसी तरह की इंक्वायरी है, वो आप वहां के हमारे लीगल सर्विस क्लिनिक के लॉयर से असिस्टेंस लेकर फाइल कर सकते हैं। आप हमारे सरकारी वकील से कांटेक्ट करके या किसी एनजीओ के थ्रू आरटीआई भी लगा सकते हैं कि किस रीजन से आपकी पेंशन बंद हुई है। बहुत लोग सफर कर रहे हैं सर, मतलब मैं सिर्फ मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप कह रहे हैं कि जनरली ही उन्होंने 1 साल से सीनियर सिटीजन्स की बंद कर दी है पेंशन। 1 साल से ऊपर हो गया बल्कि। जी नहीं, अभी काफी सीनियर सिटीजन लोग जो है परेशानी में हैं। उन लोगों को जो पेंशन मिलना था वो मिल नहीं रहे हैं, और जिसको मिल रहा था उसको भी इरेगुलर कर देते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने दिया था, बोला था अभी बीच में 4-5 महीना बेचे, उसके बाद बंद कर देते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट ले जा करके करना पड़ता है। अब वो सब जल्दी गेट के पास जो है ना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वहां पर जाके बात करने से उन लोग जो है इन लोगों को मतलब इन लोगों को कुछ समझता ही नहीं है। कोई सीनियर सिटीजन जाते हैं, कोई विकलांग जाते हैं, या कोई मतलब कोई वीडियो जाते हैं, उन लोगों को कोई ड्यू रिस्पेक्ट देते नहीं है। वहाँ डिप्टी डायरेक्टर लेवल में मैंने बात करके भी देख लिया, लेकिन इन लोगों को गधा घोड़ा बराबर कर देते हैं। इन लोग अपना पावर का मिसयूज करते हैं, ताकि जनता को थोड़ा सा डालने के बात करो, वो जनता डर के मारे वापस चले जाएगा। यह हालत कर रखे हैं दिल्ली गेट में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहां पर। और ये गवर्नमेंट का लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर पीजीएमएस में अगर कंप्लेंट डालते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट जो है उसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही घूमता है। जहाँ लोग लापरवाह कर रहे हैं, जहाँ लोग ढंग से काम करने रहे हैं, जनता का पेंशन को रोक देते हैं या जनता को इरेगुलर में मतलब पेंशन भेजते हैं, तो उन्हीं लोगों के पास ही अगर पीजीएमएस में अगर अप्लाई करके अगर सीएम के पास भी भेज देते हैं, सीएम के पास वो भेजा जाता है और डिप्टी डायरेक्टर के पास चला जाता है। और डिप्टी डायरेक्टर क्या करता है, जो ऑटोमेटिकली वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके भेज देते हैं जहाँ से यह घोटाला हो रही है। और उसमें क्या है कि काफी टाइम से ये पेंडिंग ही पड़े रहता है ना, काम जो है लोगों को वो नहीं पा रहा है। इसके लिए किस तरीके से लोगों के लिए मदद मिल सकता है? जी, इसके लिए अगर देखिए जैसा आप बता रहे हैं कि आपने इनके ऑफिस में भी चक्कर लगा लिए हैं, ऑफिशियल्स जो हैं बोर्ड के वो नहीं सुनते हैं, आपको ट्रीट अच्छे से नहीं करते हैं, तो लीगली जो रास्ता है वो ये है कि पहले आप एक बार आरटीआई लगा दीजिए। आरटीआई में आप सवाल पूछिए, क्योंकि आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो आपको कोर्ट के सामने ये दिखाना पड़ेगा कि आपने कोर्ट में आने से पहले क्या किया है। तो कोर्ट में आने से पहले आपके पास ये रिकॉर्ड है कि आपकी 1 साल से 1.5 साल से नहीं आई है पेंशन। दूसरा होगा आप आरटीआई लगाएंगे, आपने आरटीआई से उनका रीजन पूछा है डिपार्टमेंट से कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही है। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट रिप्लाई करता है नहीं करता है, उस रिप्लाई से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो पेंशन आपको नहीं प्रोवाइड कर रही है। हमारी हाई कोर्ट में भी हमारा जो है लीगल एड क्लिनिक है, हाई कोर्ट लेवल पर भी हम सरकारी वकील प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम एनजीओ से 24/7 से कोलैबोरेट करके आगे और भी सोल्यूशन निकालने का ट्राई करेंगे। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था इस बारे में कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और आप इस तरह से सफर कर रहे हैं। तो हम आगे भी और भी कोई सोल्यूशन निकालने का इसका ट्राई करेंगे। ठीक, और कोई अगर क्वेश्चन है तो सर बोलिए, आप बोलिए। दीजिए।
हेलो, ऐसा है कि मेडिक्लेम पॉलिसी ओरिएंटल इंश्योरेंस से ले रखी है, तो हाँ वो जी। हर साल प्रीमियम बढ़ाते जा रहे हैं। 4 साल पहले 6,000 रुपये प्रीमियम पर एनम देते थे, अभी 30,000 कर दिया है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन वो कह रहे हैं हम कम नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना चाहिए? मेडिक्लेम पॉलिसी अगर गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी से ली है आपने? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये जी, प्रीमियम बढ़ाने का कुछ रीजन बताया इन्होंने, किस वो रीजन से कहते हैं कि प्रीमियम हमारी बढ़ा रहे कास्ट हैं? बढ़ती जा रही है, कास्ट हमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम बढ़ा रहे हैं सीनियर सिटीजन को। खाली सीनियर अच्छा, सिटीजन का बढ़ा रहे तो हैं। सिर्फ सीनियर सिटीजन्स का बढ़ा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जब अगर आपकी एज कम है तो प्रीमियम कम है। अच्छा, इसका फिर आपकी जो पॉलिसी है उसकी टर्म्स देखनी पड़ेंगी। अगर आपकी पॉलिसी की टर्म्स में लिखा है कि वो बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसा ये है कि सब चीजें उन्होंने देखनी वो पड़ेंगी। वाली पॉलिसी की स्कीम बंद कर दी है, ये पहले थी, और नई लगा दी उसके अच्छा, बदले। और पुरानी का प्रीमियम बढ़ा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो कह रहे अच्छा। हैं कराना इंश्योरेंस कराओ, नहीं तो जाओ घर बैठो। अच्छा, तो इसके लिए आप, इसमें इनका ऑफिस कहाँ पर है? ये जनपद पे है, जहाँ से मैं करवाता हूँ। कहाँ पर? जनपद न्यू दिल्ली। जनपद पर? हाँ जी, न्यू अच्छा, दिल्ली। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस का जो मैनेजमेंट है आप उसको लिख सकते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस के मैनेजमेंट को लिख सकते हैं कि जो आपने पॉलिसी पहले प्रोवाइड की गई थी, दैट वाज सपोज टू बी बेनिफिशियल, आपने सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट देने के लिए की थी, बट अब आप उनका प्रीमियम बढ़ाते रहेंगे तो दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द सीनियर सिटीजन, वो सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट जा रही है, राइट? तो आप इसमें इनको एक बार मैनेजमेंट को लिख सकते हैं। मैनेजमेंट अगर नहीं सुनती है तो उसके बाद फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में आप इनके एक्शंस को चैलेंज कर सकते हैं कि ये इलीगली मैं अपने माफी प्रीमियम चाहूंगा, एक मिनट के लिए मैं बात करना चाहता हूँ इस मामले में। इस मामले में मैं आपसे माफी मांग के मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हाँ मैनेजमेंट जी। जो कुछ नहीं करेगा, अभी के पास राइटिंग में है, तो उस डॉक्यूमेंट को लेकर के IRDA में कंप्लेन करना पड़ेगा। IRDA का परमिशन के बगैर कोई भी पॉलिसी, किसी भी तरह का पॉलिसी नहीं चल सकता। अगर इन लोगों ने, अगर ओरिएंटल इंश्योरेंस वाला अगर गलत पाया जाता है तो एक्शन लिया जाएगा IRDA के द्वारा। मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं लेता है, कंपनी वाला खुद का पर कोई एक्शन नहीं करता, इसलिए IRDA को ही कंप्लेन करना पड़ेगा। जी, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है हमारा, इंडिया में जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसके सामने कंप्लेन हाँ जी, करनी है। इंश्योरेंस ठीक है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी से कॉन्टेक्ट करते हैं। जी जी जी, इंश्योरेंस रेगुलेशंस के हिसाब से ही प्रीमियम्स उसको को बढ़ाया जा कंप्लेन सकता करने है। से ही काम होगा। जी, ठीक। लेकिन ज्योति जी आप सर, कंप्लेन बताइए। करने से कोर्ट ही में काम होगा, हम उससे स्टेज पहले। में नहीं, वो आपकी बात अमरनाथ ठीक जी। है, IRC में सर, कोर्ट कॉन्टेक्ट में जाने करते की हैं, जरूरत नहीं है, वो IRDA एक्शन में। नहीं लेते। अगर तो कोर्ट में जाना तो हमारे लिए इस एज में ज्यादा मुश्किल है ना, 75 प्लस हो गए हैं। नहीं, अब वहाँ कोर्ट में कोर्ट जाने की में जरूरत नहीं जाके है, IRDA में कंप्लेन करिए। अच्छा, ठीक है, IRDA में ओके, कंप्लेन थैंक यू। करिए, काम हो जाएगा। अमरनाथ जी ठीक अभी है, कोर्ट थैंक यू। में नहीं, कोर्ट वेलकम। से पहले एक बार IRDAI में कंप्लेंट हर डालिए। हर चीज तो कोर्ट में जाना हर किसी का बसा नहीं है। जी हर किसी के बस का नहीं है, हर चीज के लिए कोर्ट भागे हैं। वो भी बच्ची कई बार छुट्टी पर है, कभी डेट लंबी दे देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, 50 दफा घूमना पड़ता है। गुस्सा आता तो IRDA में कंप्लेंट करो, काम हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। एक बार वो ठीक है। एक्सप्लोर कर लीजिए IRDA में कंप्लेंट डालकर, अगर वो हो जाता है तो बेटर है। ठीक। श्रुति जी आप बताइए। सोनिया जी एक थैंक डाउट यू और सो पूछ मच सर, सकते हैं। आपने इंफॉर्मेशन इतना दिया। सर, मैं श्रुति आपसे लांबा जी। रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तरफ से एक्शन, मतलब इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इन्वेस्टिगेशन करके जो भी सीनियर सिटीजन लोग परेशान उठा रहे हैं उनके लिए मदद किया जाए। हर एक सीनियर सिटीजन उन लोगों को ऑफिस में जाकर के धक्का नहीं काट पाएंगे, इसलिए जी NGO की तरफ से, NGO जो है सारा सीनियर सिटीजनों से राइटिंग में, रिटर्न में अगर ले लेते हैं तो जी ऑटोमेटिकली NGO को सपोर्टिंग मिल जाता है, NGO की तरफ से काम हो जाता है। और NGO की तरफ से एक बंदा भी आप बात कर लेगा इन लोगों की तरफ से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव, तो काम उसका उन लोगों को सुना जाएगा।
और लेकिन ये अगर इंडिविजुअल बंदा जाएंगे तो automatically उसको घोड़ा गधा जैसा ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसका बेनिफिट मिलना हो, जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं उनकी तरफ से लोग राइटिंग में अपना मतलब अथॉरिटी दे दें एनजीओ जितना है उनको, उनके लिए वो बात करके उस काम को कराने में मदद मिल जाए, मदद जाए या कोऑपरेशन मिल जाए, कोऑर्डिनेशन मिल जाए। ठीक है सर, सॉरी मैंने ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्रैक्टिकल से बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस हमारे सबके लिए ही बेनिफिशियरी है, हम सभी आपसे सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी मतलब कोर्ट में जाकर धक्का नहीं कर पाएगा, और कोर्ट में जाने का मतलब आपको पता ही है कि सिकड़मबाज कितना होता है, आपको पता है। हाँ, दूसरे पक्ष वकील कभी खरीद लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, घोटाला कर लेते हैं। यस, इंडिया में बहुत कुछ होता है, ये इंडिया ना अमेरिका है, ना कनाडा है, ना जर्मन है जो ईमानदार का मतलब जजमेंट हो जाए। और जज भी कई बार छुट्टी मार के बैठ जाते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन जज छुट्टी मार के बैठ जाते हैं तो लोगों का आने जाने का तकलीफ भी उठाना पड़ता है, सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी। ये सब बहुत कुछ घोटाला हुआ रहता है सर, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए बहुत कुछ घोटाला है, कोर्ट से लेकर के बाहर तक जितना भी डिपार्टमेंट है सारा घोटाला हो रखा है। बाहर दिखा रहे हैं भाई हमने करप्शन हटा दिया है, करप्शन खत्म कर दिया है, कुछ नहीं खत्म हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब बताने वाली बात अलग है। हाँ, और वो जो हो रहा है वो बात अलग है, ये प्रैक्टिकल की बात है, मैं आपको बता दूं। सॉरी मैं से बोलने के, ठीक है सर। सोनिया जी अगर और कुछ नहीं है तो वी कैन कंक्लूड द सेशन। सर मेरा क्वेश्चन है श्रुति दिस साइड। हाँ सर जी, मैं हाँ जी सर, मेरे पेरेंट्स के बिहाफ पे मैं पूछ रही हूँ, वो दोनों सीनियर सिटीजन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो मुझे ये जानना है कि मैं डिसेबल चाइल्ड हूँ, नॉट बाय बर्थ बट बाद में, तो मेरे को उनकी पेंशन क्या मिल सकती है उनके बाद? आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे? हाँ जी बिल्कुल, पापा डिफेंस में थे और मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी। अच्छा, तो आप जो पेंशन की बात कर रहे हैं, जो उनकी सर्विस रिलेटेड पेंशन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, फैमिली पेंशन होती है ना, वो जैसे मतलब उनके बाद मुझे क्या पेंशन मिल सकती है? एज मतलब मैं तो डिपेंडेंट चाइल्ड हूँ ना। जी जी, हाँ जी, तो एंटाइटलमेंट रहती है श्रुति जी, डिपेंडेंट चाइल्ड की एंटाइटलमेंट रहती है पेंशन के लिए, even if the person who was serving in the government service, even if he or she passes away, तो जो डिपेंडेंट है उनकी पेंशन की एंटाइटलमेंट रहती है। ओके सर, इसके लिए कोई जैसे सर्टिफिकेट होता है? क्योंकि मेरा बाय बर्थ नहीं है, बाद में हुआ है, तो मेरे पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है, और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि पेरेंट्स 80 तक हैं, तो मैं किसी के साथ नहीं जा सकती, हॉस्पिटल की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बने, तो वो नहीं है मेरे पास इस वक्त। तो क्या वो क्लॉज होगा कि जब तक आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होगा आपको नहीं मिलेगी फैमिली पेंशन? श्रुति जी, डिसेबिलिटी के लिए आप डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे कोई भी अगर बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं तो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो मांगेगा, तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपके पेरेंट्स की जो पेंशन है, आपकी पेरेंट्स की सर्विस में आपका एज डिपेंडेंट आप एडिड हैं नहीं है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप डिपेंडेंट एडिड नहीं है तो आप वहां पर भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा के अपने आप को डिपेंडेंट ऐड करवा लीजिए एज अ डिसेबल्ड डिपेंडेंट, क्योंकि उसी के बाद आपको पेंशन का बेनिफिट एक्सटेंड होगा। सर दोनों की मिल सकती है कि ओनली वन पर्सन विल बी अलाउड, मतलब जैसे फादर की या मदर की, या दोनों की मिलेगी क्योंकि दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे? दिस विल हैव टू बी सीन श्रुति जी, इसमें मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो सर हम ये कंफर्मेशन ये सब कहाँ से लें, किससे पूछे? आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही पूछ सकते हैं, जहाँ से आपके फादर का आपने बताया कि डिफेंस से आती है, आपकी मदर कौन से डिपार्टमेंट में थे? एमसीडी में। जहाँ तक मुझे नॉलेज है आई थिंक एक ही डिपार्टमेंट से आएगी आपको पेंशन, किसी एक का ही आप क्लेम कर सकते हैं। एनी केस आप कंफर्म कर लीजिएगा, या तो एमसीडी से या फिर डिफेंस डिपार्टमेंट से। सर बैंक नहीं कर सकता ये चीज, कंफर्मेशन नहीं दे सकता?
बैंक कंफर्म नहीं कर सकता, बैंक सिर्फ जो पेंशन है उसको डिसबर्स करता है, बैंक के पास इतने रूल्स और इतना नॉलेज नहीं होती। ओके, जो डिपार्टमेंट है एक्चुअली वही क्योंकि हमें बैंक एम्प्लॉय ने ही ये डाउट डाल दिया था कि पेरेंट्स की पेंशन जो है वो बच्चे डिपेंडेंट को नहीं मिलेगी, सो वी जस्ट वांटेड टू कंफर्म। ठीक है सर, तो फिर मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनाना जरूरी है? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो श्रुति जी आई वुड से अब जितनी जल्दी हो सके उतना बनवा लीजिए, बिकॉज डॉक्यूमेंट ऑन अ पेपर आप डिसेबल तभी हैं जब आपके पास डिसेबल सर्टिफिकेट है। ओके, ठीक, तो आपके जहां भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन जस्ट कि कितना परसेंटेज मिलता है, मतलब फैमिली पेंशन कितना? कहते हैं कि बहुत कम फैमिली पेंशन होती है, यही सही है? फैमिली पेंशन श्रुति जी डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। आई थिंक जितनी पेंशन जो सर्विस में एम्प्लॉय होता है उनको मिलती है उससे कम मिलती है डिपेंडेंट्स को, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि कितने मिलती है, कितनी एंटाइटलमेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू ललित सर, कुमार थैंक जी, यू। ललित कुमार जी, क्या आप ये प्रेजेंटेशन हमें दे पाएंगे व्हाट्सएप या मेल से? प्रेजेंटेशन में भेज दूंगा। सोनिया जी आप अपना मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए चैट बॉक्स में, मैं आपको भेज दूंगा, आप आगे सर्कुलेट कर दीजिएगा। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सोनिया जी। श्योर श्योर सर, मैं आपको भी सेंड कर देती हूँ मेरी मेल आईडी सर। ठीक है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ, और प्रेजेंटेशन आप आगे सर्कुलेट करवा दीजिएगा। जिन्होंने आज सेशन अटेंड किया है इनको भी, और आगे भी इनके अलावा भी अगर नए सीनियर सिटीजन उनको भी सर्कुलेट करवा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आज सुनने के लिए, और आई होप कि आपको अपने राइट्स के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है या लीगल डाउट है, लीगल क्वेरी है, उसके लिए 1516 हेल्पलाइन नंबर है, और आप DSLSA से बात कर सकते हैं। ठीक है, सोनिया जी आपकी मेल आईडी नहीं आई। मैं सर एक बार आपको, हाँ दोबारा जस्ट मिनट सर। दिस इज सोनिया, सोनी फुल स्टॉप मैं आपको कॉम। रिपीट कर देती हूँ सर। मैंने भी अपना मेल आईडी भेज दिया है, जरा भिजवा दीजिएगा। थैंक यू। ठीक। कुमार जी, एक बात और पूछना चाह रहा था, जैसे पब्लिक सेक्टर है उनकी पेंशन का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं आज उनकी डेट चली हुई है, उसमें आप कुछ हेल्प कर पाएंगे किस हमारी? पब्लिक सेक्टर में किस तरह की पेंशन? जितने पब्लिक सेक्टर हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, मतलब 1000 के करीब पेंशन मिल रही है, EPFO से केस चल रहा है, आज उसकी डेट सुप्रीम कोर्ट में है सुबह। जी। तो उसमें अगर आप फॉलो करके कुछ करवा पाए तो बताइएगा। मामला तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में है, सो दिस इज ओनली विद इन द डोमेन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अगर दोनों पक्षों को सुन लिया होगा तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट 95 से सर डेट पे डेट पड़ रही है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आज भी डेट लगी हुई है। मैं समझ सकता हूँ काफी बार टाइम लग जाता है के कोर्ट में, तो इसमें तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से कुछ आने का वेट करते हैं। ठीक है, ठीक है सोनिया जी, आई विल टेक योर लीव। थैंक यू ललित सर, थैंक यू डालसा दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, thank you to all senior citizen attending the seminar. Thanks so much. Thank you all.